वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। हम हैं गौतम राणे सागर, आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं आईना सच का। और आज जिसके बारे में सच की बात करेंगे, सच की पड़ताल करेंगे, सच जानने की कोशिश करेंगे, उस व्यक्तित्व का नाम है लालू प्रसाद यादव। और आज जिस मुद्दे पे बहस करने के लिए हम बैठे हैं, अन्याय के खिलाफ अडिगता से खड़ा व्यक्तित्व लालू प्रसाद यादव। आज ये हमें कहने की जरूरत क्यों पड़ी, जिस तरह से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है, इस ध्वस्त करने की आधारशिला भी लालू प्रसाद यादव के जीवन से ही लिखी गई, वहीं से शुरुआत की गई। देश में पहले एक व्यक्ति ऐसे थे लालू प्रसाद यादव जी ने, जो पहली बार पूछा कि जो लोग हिंदू धर्म के अलंबरदार बने हुए हैं, जहां पना बने हुए हैं, अमित शाह से जाकर के पूछो कि उसकी कौन सी जाति है, कौन सा उसका धर्म है। मोहन भागवत से जाकर के पूछो कि उसका धर्म कौन सा है, उसकी जाति कौन सी है। क्या वो वास्तव में वो दो के दोनों हिंदू हैं? और हिंदू नहीं है तो दो के दोनों हिंदू धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? वो पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, जो रणवीर सेना के नाम पे पूरा नरसंहार किया करती थी बिहार में, 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद, हम उनके मुख्यमंत्री काल की बात करें, उससे पहले बात करें कि 1977 में जनता दल के जो आंधी चली थी, उस आंधी में पहली बार 29 साल की उम्र में पार्लियामेंट चुने गए थे लालू प्रसाद यादव जी। और जब वो पटना विश्वविद्यालय से उनका अध्ययन कर रहे थे, लॉ ग्रेजुएट की पढ़ाई की, मास्टर डिग्री लिया पॉलिटिकल साइंस में। और आजकल तो कुछ लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर डिग्री ले लेते हैं। पता नहीं दुनिया में कहीं चलती भी है कि नहीं चलती है, वो अपनी अलग समस्या है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने वास्तव में पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली, बकायदा उनके पास प्रमाण भी है। और जहां उनके साथ पढ़ने वाले जितने छात्र भी थे वो भी पहचानते हैं, टीचर जो थे वो भी पहचानते हैं, वो भी टीचर को पहचानते हैं, टीचर भी उनको पहचानते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को टीचर न पहचानते हो, छात्र न पहचानते हो, विद्यालय न पहचानता हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के साथ ऐसा नहीं था। पहली बार जब हमारे देश के जो प्रधान सेवक है चुनाव प्रचार में जब गए थे और डीएनए टेस्ट करा रहे थे कि इन बिहारियों का डीएनए टेस्ट कराना है, तो सबसे पहले उस डीएनए टेस्ट का विरोध करने के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने पहली मर्तबा पुरजोर विरोध किया कि तुम अपना डीएनए टेस्ट करा लो, तुम यूरेशियाई आर्य हो, यूरेशिया के हो, बाहरी हो, तुम्हारा डीएनए प्रमाणित हो जाएगा, पहले अपना डीएनए टेस्ट करा लो और बिहार के डीएनए पे शक मत करो। और वास्तव में बिहार के डीएनए ने दिखा भी दिया था कि जो भी बिहार के डीएनए पे टेस्ट शक करता है वो फिर जमी दोज होता ही होता है। ये अलग बात है कि जिनका डीएनए बहुत पहले ठीक रहा हो और बाद में उनको पता लगा हो कि उनका डीएनए तो ठीक नहीं था, उन्होंने पाला बदल करके उस प्रयोग को पूरी तरह से धूल धूसरित किया है। तो अब 1990 की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो रणवीर सेना का जो पूरी तरह से तांडव चलता था, पूरे बिहार में तांडव चलता था। जहां देखिए तो बातें कांड हो जाए, कुछ लोगों को चारा काटने वाली मशीन में लोग डाल करके काट देते थे, ये आलम था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिहार में राज चलता है या जंगल राज चलता है। उसी तरह होता था कि जैसे रणवीर सेना एक नरभक्षी शेर हो गया हो, जब चाहे जिसको चाहे उसको खा जाता था, चाहे गोलियां मार देता था, हजारों 500 लोगों के बीच में गोलियां चला देता था, 50-60 लोग मर जाते थे, बाकी लोग जख्मी हो जाते थे, अपंग हो जाते थे। ऐसी स्थिति में उदय हुआ लालू प्रसाद यादव का।
और इन रणवीर सेना को अगर किसी ने माद में खदेड़ने की कोशिश की थी तो वो व्यक्ति थे लालू प्रसाद यादव। यानी ये कहा जाए कि जो जातीय दंभ जात्याभिमान में लोग जीते थे, स्वांग करते थे और पूरी तरह से लोगों को दहशत में रखते थे, डरा करके रखते थे, कुछ लोगों को इन जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर करते थे, उनको अगर जीवन किसी ने दिया तो लालू प्रसाद यादव ने दिया। ये भी कहा जाए कि बिहार की धरती पे लालू प्रसाद यादव ने लोगों को स्वर्ग नहीं दिया। सच है कि लालू प्रसाद यादव ने किसी को स्वर्ग नहीं दिया, लेकिन जो व्यक्ति मूक था उसको स्वर्ग दिया। और लोकतंत्र में जो स्वर्ग दे देता है वही लोकतंत्र का योद्धा होता है, लोकतंत्र का नायक होता है। तो ऐसे नायक पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आज के अतिथि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, जो लंबे समय से अध्यापन कार्य में जुड़े रहे हैं, अध्यापन से जुड़ करके काम करते रहे हैं। और वो आज हमारे बीच में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी उपस्थित हैं। और बहुत ही कम समय में हमारे बीच में योगेंद्र कुमार नीरज जी भी उपस्थित होंगे। और टेक्निकल कारणों से, कुछ तकनीकी खराब कारणों से उन अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, नजदीक थोड़ी देर में ही जुड़ेंगे और ऐसी हमें अपेक्षा है। तो डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, वॉइस ऑफ मानवता के चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आप समझना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो दबे लोग थे, कुचले लोग थे, जो दबाए गए, सताए गए लोग थे, जिनको दलित, पददलित, पिछड़ा, जाने क्या क्या नामों से संबोधित किया गया, वो नाम सुन करके ही अपने में अपमान जनक स्थिति पैदा कर देते थे। ऐसे लोगों को, जिनकी अपमानजनक स्थिति थी, उनको सम्मान दिलाना क्या कहीं से अपराध हो सकता है क्या? जी डॉक्टर साहब। नहीं राणे साहब, माननीय लालू प्रसाद यादव का कल जन्मदिन था। हम सारे लोगों ने उनको जन्मदिन की बधाई भी दी। लालू प्रसाद यादव का चरित्र हम दो समाजों के बीच में दो तरह से देखते हैं। एक तो वो बृहद समाज जिसको बहुजन समाज कहते हैं, जिसको अभी आपने कहा कि उनको स्वर दिया, स्वर्ग नहीं दिया लेकिन स्वर दिया। और दूसरा वो समाज जो सदियों से मनुवादी व्यवस्था के तहत पूरे बिहार का शोषण करता था, पूरे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार करता था, उसके अन्याय और अत्याचार का लोकतांत्रिक ढंग से जवाब दिया लालू प्रसाद यादव। और ऐसे लोगों का जिनका कभी लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं रहा है, वो लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए मुख्यमंत्री और विशेष रूप से ऐसे समाज से चुने गए मुख्यमंत्री जो उनकी निगाह में अहिर गणेरी, कुर्मी, चमार, बेलदार जो सम्मान के हकदार ही नहीं थे, जो उनकी व्यवस्था के अनुसार कीड़े मकोड़ों से भी बदतर रहने के लिए मजबूर थे, उनके शासनकाल को वो जानबूझ करके मीडिया के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से जंगल राज की संज्ञा देते रहे। और उसमें सांस्कृतिक जो इनके आंदोलन थे, उन्होंने बड़ा लंबा योगदान दिया। मैं आपको बता दूं कि सच में कहिए तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए बहुत सा अपने जीवन भर संघर्ष करते रहे और भारत को ऐसा लोकतंत्र दे गए जिसमें सबको समान अधिकार हो, जिसमें चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे पिछड़ा जाति हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे फॉरवर्ड हो, सबको लोकतंत्र में बराबर का अधिकार हो, राजा रानी के पेट से न पैदा हो करके लोकतंत्र से पैदा हो, लोकतंत्र के बक्से से निकले। ऐसे लोकतंत्र के सचमुच में अगर किसी को रक्षक आप माने आधुनिक भारत में, तो लोकतंत्र का पाठ जिस तरह से मान्यवर कांसीराम साहब ने पढ़ाया, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी और लोकतंत्र के सच्चे संरक्षक के रूप में अगर किसी को याद किया जाएगा आने वाले दिनों में, तो वो लालू प्रसाद यादव को याद किया जाएगा। बाबा साहब के उस सिद्धांत को
जो बाबा साहब कहते थे कि बगैर शिक्षा के, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। लालू प्रसाद यादव ने देश के इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ बिहार के शासनकाल में, सबसे ज्यादा अगर एजुकेशन पे किसी ने काम किया तो वो लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव ये कहते थे कि अगर तुम शिक्षित नहीं होगे तो जो सदियों से तुम्हारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता रहा है वो कभी समाप्त नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में संयुक्त बिहार में, जब झारखंड और बिहार इकट्ठा था, संयुक्त बिहार में 6 विश्वविद्यालय एक साथ बनवाया था। ये इतिहास है कि बिहार राज्य में कभी किसी भी मुख्यमंत्री ने एक शासनकाल में कभी 6 विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की। और सिर्फ विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की, समाज के उन एकदम पिछड़े लोगों के लिए, जिसको मुसहर समाज कहते हैं, जो एकदम अंतज्य समाज है, उसके लिए उन्होंने 300 के आसपास विद्यालय बिहार में खुलवाए और प्रति छात्र को 100 रुपए वजीफा देने का भी काम लालू प्रसाद यादव ने किया उन मुसहरों को। पिछड़ों में विशेष रूप से जो चरवाहा समाज था, जिसमें बहुत सारी जातियां गाय और भैंस का व्यापार करती थी, उन चरवाहा समाज के लिए चरवाहा विद्यालय खोलने की व्यवस्था की। हालांकि वो व्यवस्था आज सफल नहीं है, लेकिन उन लोगों, बच्चों के लिए जो सिर्फ चरवाहे का काम करते थे, उनके पशुओं के लिए भी उतनी समय चरवाहे की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था की और उनको पढ़ने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए लालू प्रसाद यादव ने काम किया। उनका सबसे बड़ा जो योगदान था बिहार में, वो ये था कि समाज के जो दबे कुचले लोग थे, उनके अंदर लोकतंत्र की ऐसी भावना स्थापित कर दी। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र से तुम भी राजा बन सकते हो। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के राजा रहे हो और मैं तुमको ऐसा हथियार दे करके जा रहा हूं कि तुम पुनः चाहोगे तो इस देश का राजा बन सकोगे और जो हजारों साल से तुम्हारी बिगड़ी है उसको बना सकोगे। वो काम लालू प्रसाद यादव ने बिहार में किया। लेकिन यही बात सामंतों को पसंद नहीं है और जो मीडिया के माध्यम से सबसे ज्यादा जो चरित्र हनन का काम किया गया लालू का, वो लालू प्रसाद यादव ने किया ही नहीं था जिसका चरित्र हनन लालू प्रसाद यादव का किया गया। एक बहुत पिक्चर बनी थी प्रकाश झा की, आपने देखा होगा, गंगा जल, चुनाव के पहले रिलीज हुई थी। उसमें लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की बात कही गई। आपको ध्यान होगा कि उसमें बहुत सारे कुछ लोगों को आंख में तेजाब डाल करके जला दिया गया था। राणे साहब, मैं आपको बताऊं कि लालू प्रसाद यादव जब राजनीति में नहीं आए थे उसके पहले की वो घटना थी। लालू प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे कि 1977 में हथकड़ी पहन करके, मीशा में वो बंद थे उतनी समय, हथकड़ी पहन करके और पर्चा दाखिला करने गए थे और पहली बार 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से लालू प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। लालू प्रसाद यादव लोकतंत्र के वो प्रहरी थे और समतावाद के वो पोषक हैं कि जिनसे मनुवाद की रूह कांपती है। जो लोग किसी से नहीं डरते हैं वो बिहार में लालू प्रसाद यादव का नाम सुनकर के पसीने पसीने हो जाते हैं। तो लालू प्रसाद यादव का जो चरित्र मानमर्दन करने का प्रयास किया गया, उसका एकमात्र कारण था कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे लोकतंत्र के प्रहरी हैं कि जिन्होंने समाज के सबसे निचले तबके को समाज की मुख्य धारा में लाने डॉक्टर का साहब प्रयास किया। डॉक्टर और साहब एक बात आपसे डॉक्टर साहब एक बात आपसे और समझने की हम कोशिश कर रहे हैं जी, कि जिस तरह से ये देखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के जो नेता उभरते हैं, या ये कहा जाए कि जो क्षेत्रीय दल उभरते हैं, जी, और जब क्षेत्रीय दल उभरते हैं तो वहां जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, संख्यात्मक आधार पे उनका वर्चस्व होता है और वही क्षेत्रीय दल में उभरते हैं। तो जो जी, क्षेत्रीय दल उभरते हैं, जैसे कहीं शेड्यूल कास्ट के लोग उभर गए तो कहीं बैकवर्ड के लोग उभर गए, तो क्या ये जो केंद्र में बैठे हुए लोग हैं
और केंद्र में जो बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते क्या कि क्षेत्रीय दल पनपे, क्योंकि होता क्या है कि जो केंद्र में बैठे हुए सत्ता में लोग रहते हैं वो क्षेत्रीय दलों का सबसे पहले चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं, और उस चरित्र हनन में सबसे पहले उन्हें बेईमान दिखाने की कोशिश की जाती है, भ्रष्ट दिखाने की कोशिश की जाती है। वजह क्या है कि जो उनके सपोर्टर है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने नेता को भ्रष्ट होते हुए नहीं देखना चाहते। तो क्या इस जो साइकोलॉजी है, इस मनोविज्ञान क्या, और इस मनोविज्ञान को मनोवृत्त में प्रेरित करके ये सब साजिश तो नहीं की जाती डॉक्टर साहब? ये राणे साहब, ये एग्जैक्टली यही बात है। आप इतिहास देख लीजिए, भारत का इतिहास देख लीजिए। जब तक विदेशियों का शासन था तब तक यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता था, लेकिन जब इस देश आजाद हुआ, लोकतंत्र का शासन हुआ और लोकतंत्र में सबको समान अधिकार मिल गया, तो जो भी बहुजन समाज का, विशेष रूप से अनुसूचित जात, पिछड़े जात या अल्पसंख्यक वर्ग का जो नेता उभरा, उसको उसकी जात का नेता बता दिया गया। कोई जाति विशेष का नेता होकर के कभी लोकतंत्र में आज तक सफल नहीं हो पाया है, चाहे वो किसी भी वर्ग का रहा हो, किसी भी प्रदेश का रहा हो। जिसके साथ पूरा समाज नहीं जुड़ा रहा है वो कभी लोकतंत्र में सफल नहीं रहा है। और निश्चित रूप में लालू प्रसाद यादव के साथ बिहार का कुछ तबकों को छोड़ दीजिए, और विशेष रूप से उन तबकों के कुछ व्यक्तियों को छोड़ दीजिए जो सामंतवादी थे, पूरे समाज का समर्थन लालू प्रसाद यादव को हासिल था। और यही कारण था कि 15 साल बहुमत की सरकार लालू प्रसाद यादव ने की। उनके साथ अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक के साथ साथ फॉरवर्ड क्लास के भी उन लोगों का योगदान था, उन लोगों का सहयोग था जो समाजवाद में और लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। इसी नाते लालू यादव का जब कहीं से कोई चरित्र हनन नहीं कर पाया गया, तो उनके चरित्र हनन के लिए दो उपाय किए गए। एक तो उनको समाज की दृष्टि में चोर बताया गया, और दूसरा ये बताया गया कि इन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार करके बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया है। जी जी तीसरा ये डॉक्टर बताया डॉक्टर गया। साहब, डॉक्टर साहब ये प्रश्न ले लें तो जवाब दें आप। छोटे छोटे जी प्रश्न करके हम आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक परिपाटी बना दी गई कि अगर मुस्लिम है तो आतंकवादी है, सिख है तो खालिस्तानी है, ट्राइबल है तो नक्सलवादी है, शेड्यूल कास्ट है तो आरक्षणवादी है, पिछड़ा है तो जातिवादी है, बनिया है तो पूंजीवादी है, ठाकुर है तो सामंतवादी है, और एंटीनाधारी है तो राष्ट्रवादी है। ये कौन सी परिकल्पना है, इसके पीछे की साजिश क्या है, जरा हम ये समझना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। राणे साहब, इसकी साजिश मनोवृत्ति की है। जी इसकी साजिश मनुवाद से पनपती है। मनुवाद में जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, उसमें ये पोर्शन जो दिया गया है, बी का पोर्शन जो दिया गया है वो ब्राह्मण है। जी ये जो पोर्शन दिया गया है वो क्षत्रिय है। नीचे का पोर्शन वैश्य है और सबसे नीचे का शूद्र है। तो इनकी परिकल्पना में भी वही है जो इनके मनुवाद में, इनकी वर्ण व्यवस्था में है, वही इनकी परिकल्पना में, सामाजिक व्यवस्था में भी है। तो समाज के उस तबके को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जो इनकी व्यवस्था में पैर से पैदा हुआ है। समाज के उस तबके को भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं जो इनकी व्यवस्था में बहुसंख्यक समाज है, जो सिर्फ सेवा कार्य करता रहा है। इसी नाते आप देख लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान, जो पूरा विश्व मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान पिछली शताब्दी में या हो सकता आने वाले दिनों में उतना बड़ा कोई विद्वान न पैदा हुआ हो, उतना ज्यादा जानकार न कोई पैदा हुआ हो, लेकिन इनके दृष्टि में वो शेड्यूल कास्ट का नेता है। पिछड़े वर्ग के जो नेता पैदा होंगे वो इनकी दृष्टि में
जातिवादी नेता हैं, कोई अहिर का नेता है, कोई कुर्मी का अ- नेता है, कोई किसी वर्ग अच्छा, का इसी नेता है। इसी इसी बात पे समझने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, आपको रोक रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव अगर यादव कम्युनिटी से नहीं होते तो ये चारा हम्म, घोटाला नहीं करते। जिस तरह से जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया, उदाहरण तो प्रस्तुत यही किया गया कि चूंकि लालू प्रसाद यादव एक चरवाहा कम्युनिटी, यादव कम्युनिटी से हैं, इसलिए चारा घोटाला कर सकते हैं, और जगन्नाथ मिश्रा चूंकि उस कम्युनिटी से नहीं आते, इसलिए वो चारा घोटाला नहीं कर सकते। क्या घोटाले का भी इस तरह से जातीय आधार पर पैमाना निर्धारित है क्या? एकदम एकदम सही बात कर रहे हैं राणे साहब, एकदम पैमाना निर्धारित है। अब आपको बता दें, ये देश का नहीं बल्कि विश्व का शायद पहला घोटाला होगा जो जिसके समय में शुरू हुआ। ये जगन्नाथ मिश्रा के समय में चारा घोटाला शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव ने उस घोटाले को उजागर किया। जी, लालू प्रसाद ने उसके लिए कमेटी बनाई। जी। उसके लिए जिन लोगों ने चारा घोटाला किया था, उस घोटाले को उजागर करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। अब हाँ। दुर्भाग्य देखिए कि जिसके जी। समय में घोटाला शुरू हुआ, वो उस घोटाले से बरी हो गया। चारा घोटाले के जो चारा विभाग का इसका जो प्रमुख सचिव था, वो घोटाले जी। में शामिल नहीं था, वो बरी हो गया। इसकी जो ऊपर हम्म। से नीचे सीढ़ी बनी थी, जो हम्म। उस विभाग का मंत्री था, वो उस हम्म। घोटाले में शामिल नहीं था, वो भी बरी हो गया। मंडल हम्म। हेडक्वार्टर पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो राजस्व का काम देखते हैं, चाहे डीएम हो, हम्म। चाहे कमिश्नर हो या राजस्व विभाग का अधिकारी हो, जिनके माध्यम से हम्म। पैसे का लेन देन होता है, वो उस घोटाले से हम्म। बरी हो गया। लालू प्रसाद हम्म। यादव मुख्यमंत्री थे और सीधे हम्म। मुख्यमंत्री आए और जिले के कोषागार से पैसा निकाला, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, और लालू प्रसाद यादव हम्म। चारा घोटाले के सबसे मुख्य अभियुक्त हो गए। हम्म। सवाल ये है हम्म। राणे साहब कि इनकी मनोवृत्ति क्या है, और उसी मनोवृत्ति को आज पूरे भारत में थोपने का काम किया जा रहा है। आपने शुरू में जी। ये कहा कि लालू प्रसाद एकमात्र व्यक्ति हैं ऐसे जिन्होंने सीधे इनके डीएनए को चैलेंज किया कि तुम जी। न तो हिंदू हो, न तो इस देश के मूल निवासी हो, तुम लोग आक्रांता हो। जब भी तुम्हारा डीएनए टेस्ट होगा, तुम विदेशी हो। इस नाते इस देश हम्म। के लोगों के हितों का ख्याल तुम नहीं रख सकते हो। इस देश के हितों हम्म। का ख्याल तो वही रख सकता है जो इस देश का मूल हम्म। निवासी हो। और जाके पांव न फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर हम्म। पराई। लालू प्रसाद ने जी। ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया जो पत्थर तोड़ने का हम्म। काम करते थे, जो मैला साफ जी। करने का काम करते, जो हम्म। मुसहर जात के थे, मूस मार करके खाने का काम करते थे। ऐसे कोई लालू हम्म। प्रसाद यादव नहीं हो जाता है। लालू प्रसाद यादव हम्म। ने जो काम किया, आज की नई पीढ़ी जो लालू प्रसाद यादव को नहीं जानती है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उसी तरह से है साहब जैसे पुराने समय में हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को नहीं जानते थे। क्योंकि डॉक्टर हम्म। अंबेडकर का कोई इतिहास किसी साहित्य में पढ़ाया नहीं जाता था। हमारे जैसा हम्म। आदमी एमए तक पढ़ने के बाद भी, जिसके परिवार में 48 से विद्यालय बनवाया, वो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में नहीं जानता था। तो आज की हम्म। पीढ़ी लालू प्रसाद यादव को और उनके संघर्षों के बारे में बिल्कुल नहीं जानेगी। लेकिन उन लोगों हम्म। से ये कहा जाए, तुम अपने बाप दादा से पूछो कि आज ये हम्म। जो मुखर होकर के तुम बोल रहे हो बिहार में, वो किसकी देन है? हम्म। तो तुम्हारे बाप दादा ये हम्म। बताएंगे ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव की देन है। इसके पहले कोई हम्म। भी यहिर, कोई भी कोयरी, कोई भी चमार, कोई भी मुसहर, कोई भी जनजात, कोई भी पासवान उन सामंतवादियों के आगे चारपाई पर नहीं बैठता था। लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने कुर्ते के ऊपर बंडी पहन करके ये दिखाया कि तुम्हारा स्थान ये है, तुम सबसे ऊपर आ सकते हो। और उन्होंने एजुकेशन के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से समाज की, अपने शासनकाल में किंवदंतियां चलती हैं राणे साहब, वो कभी भी रात को किसी मुसहर के घर, किसी बहुजन समाज के घर पहुंच जाते थे और पूछते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय अत्याचार नहीं हो रहा है? जो हम्म। अनुसूचित जनजात के लोग हैं, उनके वहां ये क्या कहते हैं, नाई बिरादरी को लेके पहुंच जाते थे कितनों का बाल कटवाने के लिए। जो लालू प्रसाद यादव ने लिखा है, कहा है, जो किया है,
आने वाले दिनों में वो एक मिथक बनेगा, राणा साहब, एक इतिहास बनेगा। और लालू प्रसाद यादव जिस दिन बहुजन समाज जागेगा और लालू प्रसाद के योगदान को समझेगा, उस दिन लालू प्रसाद एक इतिहास बनेगा। और आने वाले दिनों में बाबा साहब के बाद, कांसीराम साहब के बाद लालू प्रसाद का नाम याद किया जाएगा, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे लोकतंत्र के क्षेत्र में हो। लालू प्रसाद पर एक बहुत लंबा चौड़ा पुराण इतिहास लिखा जा सकता है, और जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते कि इतना बड़ा इतिहास बनेगा। आज लालू प्रसाद यादव जेल में क्यों है? लालू प्रसाद यादव जेल में इसलिए हैं कि अगर मनुवाद को कोई इतना मुखर ढंग से चुनौती दे सकता है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। तो मैं आपको नहीं, बता डॉक्टर दूं साहब, कि डॉक्टर साहब, हम फिर आप ही के पास आ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि सीबीआई ने क्या क्या गेम खेला है। वो गेम अभी जब आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच आपसी द्वंद्व शुरू हुआ, उस द्वंद्व में उभर करके बकायदा आ गया कि आप ये बताइए, जो फोल्डर स्कैम था उसको मिक्स इन्होंने किया आईआरसीटीसी से, और आईआरसीटीसी से जिससे कनेक्ट करने की कोशिश की, आलोक वर्मा ने यही तो पूछा कि आईआरसीटीसी को जो लालू प्रसाद यादव के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, वो सुशील मोदी और केंद्र सरकार के दबाव में किया गया है, जिसे मैं किसी भी कीमत पे पसंद नहीं करता था। राकेश अस्थाना उसे करना चाहते थे और मैं अनुमति उसको नहीं देता था। वजह ये थी कि अगर राकेश अस्थाना जब उसकी जांच ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में जांच कर रहे थे सीबीआई की, तो राकेश श्रीवास्तव सक्सेना जो आईआरसीटीसी के चेयरमैन थे, उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए थी, लेकिन राकेश अस्थाना ने उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की। तो इसका मतलब होता है कि जिस तरह से प्रधान सेवक जी हर जगह जा करके ये कहते हैं कि इतना पैकेज दे दें, इतना पैकेज दे दें, 50,000 का पैकेज दे दें, 75,000 का पैकेज दे दें, लो 80,000 कर दिया, लो 1 लाख कर दिया, लो 1.25 लाख कर दिया। तो इस तरह से जो मजाक उड़ाने का काम किया था लालू प्रसाद यादव जी ने, तो कहीं उस मजाक उड़ाने की अदा ने लालू प्रसाद यादव जी को आज जेल के पीछे तो नहीं कर दिया, क्योंकि फोल्डर स्कैम जो जिसकी बात की जा रही है, जब ये चीफ मिनिस्टर बने 1990 में, तब उन्होंने उजागर किया था। एक तरह से लालू प्रसाद यादव जी विसल ब्लोअर थे, सीटी बजाने वाले लोग थे, उस घोटाले को उजागर करने वाले थे। तो हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि ये सीबीआई ने जो उनको जबरदस्ती पीछे बिहाइंड बार किया है, तो ये साजिश सोशल मोदी और केंद्र सरकार के इशारे पे तो सीबीआई ने ऐसा नहीं किया है, ऐसा कुछ तो नहीं किया है डॉक्टर साहब? राणे साहब स्थिति ये है, सीबीआई के बारे में पक्ष विपक्ष दोनों बारी बारी से ये कहा करते हैं कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का तोता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहती है उससे सीबीआई को प्रताड़ित करवाती है और उसके खिलाफ अन्याय अत्याचार और उसके खिलाफ मुकदमे बनवाती है। मैं आपको बताऊं, चारा घोटाले में एक प्रमुख सचिव जो थे उतनी समय जिनके नेतृत्व में जांच हुई थी, उन्होंने एक पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी। मैं समझता हूं उसका पेज नंबर हमको अगर याद है तो 229, 30, 31 और 32 पर उन्होंने साफ लिखा था कि चारा घोटाले से लालू प्रसाद यादव का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि लालू यादव को साजिशन फंसाया गया, इसलिए कि लालू यादव उस बड़े समाज का नेतृत्व करते थे, उस बड़े समाज की आवाज थे, जो समाज अगर आगे बढ़ता, मुखर होता, तो ये चीज मनुवादियों को, या कह लीजिए कि उनको जो हजारों साल से इनको देखना बढ़ना पसंद नहीं करते, ये बातें उनको पसंद नहीं थी। जी डॉक्टर साहब, और दुर्भाग्य था। मैं तो डॉक्टर साहब यही बात बराबर डॉक्टर साहब फिर रहा हूं। डॉक्टर साहब हम लौट के आ रहे हैं आपके पास, फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरी बात आपकी आवाज फंस रही है, आपकी आवाज बात करता रहा हूं।
आपकी आवाज फंस रही है, नेटवर्क में आ जाने दीजिए, आपकी आवाज चाहिए हमें, इसलिए मैं अभी आपको रोक रहा हूं। और इसके साथ साथ एक प्रश्न भी हम आपके साथ लेके आ रहे हैं। ये 1985 का घोटाला है, लेकिन 1985 में जो लालू प्रसाद जी चीफ मिनिस्टर हुए 1990 में हुए, 5 साल बाद हुए। 1985 का घोटाला है और उस समय कंट्रोलर जनरल ऑफ जो हमारे यहाँ सीएजी थे, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, टीएन चतुर्वेदी जी ने, उन्होंने रिपोर्ट ही बहुत देर से भेजी थी। रिपोर्ट ही भेजने में 96 में, मतलब 11 साल के बाद इसकी जांच करके रिपोर्ट भेजी, और ये प्रकरण 1997 में मीडिया के संज्ञान में आया। उसके पहले संज्ञान में नहीं आया। जांच करने में ही कंट्रोल जो सीएजी की जांच थी वो ही 11 साल बाद आई। तो अब जो घोटाला किया वो बाहर है, और जिसने उसका जो विसल ब्लोअर था वो अंदर है। तो इसका मतलब ये लगता है कि एक जो राजनीति में गरीबों का, शोषितों का, मजबूरों का, मजलूमों की आवाज बन रहा था, उनको आवाज दे रहा था, उनको साजिश के तौर पे पीछे भेजा गया है। घोटाले से कोई बहुत कुछ लेना देना नहीं है। 85 का घोटाला जब 96 में आप रिपोर्ट दोगे तो 96 में ही तो खुलासा होगा ना। तो इसके पीछे क्या साजिश है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। ये जात्याभिमानी मानसिकता की साजिश तो नहीं है, या फिर केंद्र सरकार एक बढ़ते हुए प्रतिद्वंदी को किनारे लगाने की, जो उनको चुनौती दे सकता था आने वाले समय में, उनको किनारे लगाने की साजिश के तहत उनको जेल भेजा गया। जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम डॉक्टर साहब से फिर हमारी हो गई। तो इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी को प्रताड़ित करने के पीछे जो मंशा थी। एग्जैक्टली यही बात है राणे साहब जी। और इसमें सिर्फ हाँ, हम आपकी आवाज आ रही, मेरी 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 आवाज जा रही है? आपकी आवाज फंस फंस के आवाज नहीं जा रही आपकी है क्या? आवाज फंस फंस के आ रही डॉक्टर साहब। आवाज जी नहीं जा बताएं रही बताएं, है? आ रही है इसमें। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं नहीं आप? आ रही है आवाज, बताएं। आवाज आ रही है, बताएं। आवाज नहीं जी 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 बताइए। लेकिन नेटवर्क, मैं ये कह रहा था कि एग्जैक्टली यही बात है राणे साहब, एग्जैक्टली यही बात है कि सेंट्रल में चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, ये दोनों सरकारें क्षेत्रवादी वाले दिनों में सेंट्रल में देश में उनको एक चुनने के लिए उनका चरित्र हनन का काम किया है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ बिहार में ही नहीं, उनको अगर देश में भी मौका मिला तो देश में रेलवे जैसा विभाग जो घाटे में चल रहा था, उसको बिना किसी भी प्रकार का शुल्क बढ़ाए उन्होंने 90,000 करोड़ के लाभ में पहुंचा दिया था। बिना किसी भी प्रकार का शुल्क बढ़ाए 90,000 करोड़ के लाभ में रेलवे को पहुंचा दिया था, और भारत ही नहीं पूरा विश्व उनका लोहा मानने को मजबूर हो गया था। विश्व के बहुत सारे देश इनको मैनेजमेंट गुरु की उपाधि देने लगे थे कि ऐसा कौन सा मैनेजमेंट लालू ने किया कि रेलवे जैसा विभाग जो घाटे में चल रहा था वो 90,000 करोड़ के लाभ में चला गया। ये बात भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। उसका सबसे प्रमुख कारण ये था कि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखते थे और एक ऐसे समाज के खिलाफ मुखर होकर के बोलते थे, वो बिना लाग लपेट के बोलते थे, कि जो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं था। मैं आपको बताऊं कि रेलवे विभाग में उन्होंने रेलवे में अपने शासनकाल में जैसे बिहार में सबसे निचले स्तर से उन्होंने विकास का काम शुरू किया, रेलवे में भी जो उनके वहां गनमैन थे, जो पेट्रोलिंग का काम करते थे, उनके वहां जो जी डॉक्टर साहब, फिर आवाज आपकी ब्रेक हो गई है।
भी आवाज आपकी ब्रेक हो गई रेगुलर है। सर्विस में लाने का सबसे पहले काम किया था तो लालू प्रसाद यादव ने किया। जी डॉक्टर साहब फिर हम आपके पास लौट के आने की कोशिश करेंगे। ये सच है कि जिस तरह से परिस्थितियां बनी हैं, परिस्थितियों को देखते हुए आज जो कहा जा रहा है कि विपक्ष आपकी पूरी आवाज आ तरह। रही है मुझे। हाँ, हमारी आवाज जा रही, लेकिन आपकी आवाज ब्रेक होकर के आ रही है। तो जो परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को देखते हुए, सारे चीजों को देखते हुए लालू प्रसाद यादव की पार्टी पॉलिटिक्स तो अपनी अलग होगी। पार्टी पॉलिटिक्स में हम बहुत नहीं जाना चाहते, लेकिन व्यक्तित्व की बात करते हैं और व्यक्तित्व के बात करने की दिशा में जब आगे बढ़ते हैं तो ये लगता है कि अडिग, जो अन्याय के खिलाफ पूरी तरह से अडिगता से खड़ा व्यक्ति हो, वो अडिग व्यक्तित्व अगर कहीं दिखता है तो वो लालू प्रसाद यादव में दिखता है। और आज की सरकार जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को धीरे धीरे खत्म कर रही है, तो साजिशन लालू प्रसाद यादव को जेल के पीछे इसलिए डाला गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसलिए डाला गया है कि लालू प्रसाद अगर बाहर रहेंगे तो उनको रोक पाना, उनकी मुखरता को रोक पाना असंभव है। और जिसकी वजह से उनको सबसे बड़े प्रतिरोधी वो सरकार के लग रहे थे, विरोधी वो लग रहे थे, विरोध में सबसे बड़ा कद वो लग रहा था। इसलिए सरकार में बैठे हुए लोगों ने शायद साजिश के तौर पे सोचा कि अगर सभी विरोधियों को दबा करके रखना है, उनको कंट्रोल करके रखना है, तो जो विरोध का मुखर आवाज है, मुखर व्यक्तित्व है, सबसे पहले उसको जेल के अंदर डाल दो, तो शायद सबके सब लोग चुप हो जाएंगे। और हो सकता है सरकार में बैठे हुए लोगों की ये रणनीति काम आ गई हो, काम कर रही हो। जैसे ही लालू की दुर्दशा पे लोग सोचते हैं या जितने लोग भी विरोध करने की कोशिश करते हैं, शायद सरकार में बैठे हुए लोग इस बात को डरा देते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सीबीआई तोता है, अब तो तोता और मैना की जोड़ी हो गई है। सीबीआई तोता और उसके साथ ईडी भी सक्रिय हो गई है। तो इन सरकारों ने सीबीआई और ईडी की जो जोड़ी बनाई है, वो तोता मैना की जोड़ी बना करके प्रस्तुत की गई है। और ये तोता मैना हर व्यक्ति को, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है, उसको किसी न किसी तरह जेल के शिक्षों के पीछे भेजते हैं। इसका मतलब यह है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, अगर वो अपने विरोधी दल को, नेता को पीछे डराने की कोशिश करते हैं, तो वो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश करते हैं। लोकतंत्र के अनुपम उदाहरण उस समय भी 1949 में भी देखा गया था, 47 में भी जब अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को न पसंद करने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू जी को अपने मंत्रिमंडल में उनको जगह देनी पड़ी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जो धूर विरोधी थे, उनको भी मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ी थी। तब लोकतंत्र जीवित होता है। लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि उनका विरोध हो ही न, इसलिए कि क्योंकि इनके पास अपने किए गए कारनामों का जवाब देने के हैसियत नहीं है, या उनके पास जवाब उपलब्ध नहीं है। उस जवाब से बचने के लिए सारे के सारे विरोधी लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। हमें लालू प्रसाद यादव जी को इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कल हमें उनको बधाई दे देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ अतिथियों की वजह से कल हम उनको बधाई नहीं दे पाए। इसलिए जन्म दिवस की बधाई आज एक दिन लेट देते हैं। इसीलिए हमने अपने कार्यक्रम का नाम चुना था, अन्याय के खिलाफ अडिगता से खड़ा एक व्यक्तित्व, अडिग व्यक्तित्व लालू प्रसाद यादव। और ये देखा जाए, जब जब इतिहास लिखा जाएगा, अगर मूल निवासियों का इतिहास लिखा जाएगा, दबे कुचले शोषित वर्ग का इतिहास लिखा जाएगा, तो उस इतिहास में लालू प्रसाद यादव का संघर्ष स्वर्णाक्षरों में लिखा होगा। दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय, खम्मा गढ़ी।